नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज से 8 जुलाई तक 5 देशों के दौरे पर घाना के लिए हुए रवाना। ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। क्वाड समिट में भारत ने दिखाई ताकत। पाकिस्तान और चीन को तगड़ा झटका। पहलगाम हमले पर भारत के प्रति एकजुटता। मुनीर और चीन की बड़ी चिंता। कर्नाटक में सियासी संकट बरकरार। डीके शिव कुमार को लगा झटका। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, पूरे 5 साल तक मैं ही सीएम रहूंगा। नेशनल हेराल्ड मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी पर एजेएल की संपत्ति हथियाने की साजिश रचने का लगाया आरोप। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेशन पर मचा बवाल। विपक्ष के सवालों पर चुनाव आयोग ने चर्चा के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया। खबरों की शुरुआत पीएम मोदी के विदेश दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। दौरे की शुरुआत घाना से हुई है, जहां लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक बहुध्रुवीय और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के निर्माण की जरूरत पर जोर दिया, जो वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की जो यात्रा है, ये सबसे लंबी राजनयिक यात्रा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा होनी भी चाहिए। किस तरीके से भारत ग्लोबल साउथ का लीडरशिप अपने हाथ में ले रहा है, उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी घाना जा रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री है, नामीबिया जा रहे हैं, त्रिनिदाद टोबैगो जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे 45% के आसपास इंडियन कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे उनकी स्वागत की तैयारी भी बताई जा रही है। ब्राज़ील जा रहे हैं वो, ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी जाएंगे। ब्राज़ील इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और तमाम बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े देशों के तो आएंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक अलग तरीके से वहाँ पे स्वागत की तैयारी की गई है। क्यों हो रहा है ये सब? भारत एक मल्टीपोलैरिटी दुनिया के अंदर उसका एक ध्रुव बनता चला जा रहा है। जिस हिसाब से भारत ने पिछले 10 सालों में डिप्लोमेसी को बढ़ाया है, उसके तहत चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, दुर्लभ पदार्थों का क्षेत्र हो, साथ ही साथ बिजनेस कोऑपरेशन और डिफेंस डील्स भी इन देशों के साथ, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान हथियारों का एक्सपोर्टर भी बन गया है। तो कई सारी चीजें हैं जो एक साथ चीन के प्रभुत्व को, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां भारत एक चुनौती के रूप में खड़ा हो रहा है। उसी संदर्भ में ये यात्रा को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल सुपरस्टार, एक विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छी बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका की तरफ से मंत्री मार्को रूबियो और जापान के मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग इसमें शामिल हुए। दुनिया के 4 बड़े देशों के समूह क्वाड ने पहलगाम हमले की आलोचना की, साथ ही गुनहगारों को पालने वाले पाक और चीन को चेतावनी दी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक बयान जारी करके कहा कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसका समर्थन करने वाले भी बच नहीं सकते। ये साझा बयान चीन और पाकिस्तान की घोर बेइज्जती है। सीधा सीधा चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। देखिए, क्वाड का मकसद ही है कि चीन की गुंडागर्दी के ऊपर अंकुश लगाना। और सबसे बड़ी चीज, इस मीटिंग में पहलगाम की घटना के बाद पहली बार क्वाड की बैठक हो रही है और वहां भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बिल्कुल साफ कहा कि पहलगाम की घटना घटी और हमने घुस के मारा। ये घटना फिर से होती है, उसे हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और फिर पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये रही
कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें भारत इस बात को लोगों को कन्विंस करने में ये सफल रहा कि ये जो आतंकवाद है ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो या फिर रिलीजन के नाम पे हो, जिहाद के नाम पे हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो एक तो जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा ही लगा, लेकिन 2-3 और बातें इस मीटिंग्स में हुई। पहली चीज कि जिस हिसाब से एक चिंता जाहिर की गई कि साउथ चाइना सी के अंदर चीन जिस हिसाब से दादागिरी कर रहा है उसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। प्लस बहुत सारी और भी चीज़ें हुई है, जैसे नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के ऊपर भी वहाँ पे फैसले लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा फैसला इस क्वाड की बैठक में ये हुई है कि इन देशों के अंदर में, इन चारों देशों के अंदर क्वाड पोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये क्वाड पोर्ट्स जो है वहाँ क्वाड देशों में, मतलब अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोत वहाँ पे डॉक किए जा सकते हैं। मतलब जो जापान का पोर्ट है वहाँ हिंदुस्तान के बेड़े जा सकते हैं। हिंदुस्तान का जो पोर्ट है जो मुंबई में बनने जा रहा है वहाँ अमेरिकन बेड़े भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया का भी युद्धपोत आएगा। और आपस में ये लगातार पहले से भी जो रिहर्सल नेवी ड्रिल जो है वो करते रहे हैं। तो चीन के लिए एक बड़ी चिंता वाली विषय है कि किस तरीके से ये जो संगठन है क्वाड का ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सामरिक चीज़ों को भी अब अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर जो खींचतान है वो और तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक बड़ा बयान आया जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के लिए झटका है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि इससे पहले डीके शिव कुमार के समर्थकों का दावा था कि 100 विधायक उनके साथ हैं। इसके बाद आज सिद्धारमैया ने ये कहा, हाँ मैं मुख्यमंत्री हूँ, आखिर आपको कोई संदेह क्यों है। उनसे पूछा गया कि बीजेपी और जेडीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बदलाव होना है, जिस पर सिद्धारमैया ने कहा, क्या हमारे हाईकमान ये लोग हैं। कर्नाटक का सियासी संकट और बढ़ गया है। देखिए ये बढ़ना ही था, क्योंकि जो करार हुआ था चुनाव के बाद कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा था कि मुझे पहले बना दो 2.5 साल, बाद की चीज़ों को बाद में देखेंगे। लेकिन सिद्धारमैया को बनाया गया और अब सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि हम 5 साल रुकेंगे। इसका मतलब साफ है कि पार्टी टूटने वाली है। जो हाल राजस्थान में जिस तरीके से हुआ वो हो, डीके शिव कुमार पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो भी सरकार नहीं चल पाएगी, हंगामा होता रहेगा, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी टूट जाएगी, वहाँ कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि लीडरशिप वो तय नहीं कर पा रहा है कि कर्नाटक में हम सत्ता परिवर्तन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। साफ साफ डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा, कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बगैर। और अपने लोगों से वो बार बार इस तरह का बयान दिलवा रहे हैं कि 100 विधायक उनके साथ हैं। तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में एक तरीके से युद्ध की शुरुआत हो गई है। साथ ही साथ कांग्रेस की टूट की जो नींव है वो आज डाल दी गई है। जी खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई हुई। ये वही मामला है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं और इस वक्त जमानत पर बाहर हैं। ये सुनवाई विशेष सीबीआई ईडी न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में हुई, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों पर भी यहां पर उनको आरोप बनाया गया है। और ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने इससे पहले हुई सुनवाइयों के बिंदुओं को दोहराते हुए इस मामले की रूपरेखा भी साफ की और कोर्ट से आग्रह किया कि वो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 226 और 227 पर ध्यान दें। अब कोर्ट रोज इस मामले की सुनवाई करेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में शिकंजा कस रहा है। देखिए ये ओपन एंड शट केस है। आप 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति 50 लाख रुपए में आप कैसे खरीद सकते हो? ये तो बिल्कुल साफ है। अखबार के लिए आपको सहूलियत दी गई,
सरकार ने ज़मीन दी, जगह दिया, सब्सिडी दी, आप अखबार नहीं निकाल सके, नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया, तो आप अखबार के लिए आपको ये संपत्ति मिली थी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वो पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाए, पार्टी को ट्रांसफ़र होने के बगैर वो राहुल गांधी कोई कंपनी खोल लें, सोनिया गांधी कोई कंपनी खोल ले और वो सारा का सारा वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये तो बेईमानी बिल्कुल साफ साफ है। और साफ इसलिए भी है क्योंकि तमाम बड़े बड़े, चाहे कपिल सिब्बल हों, मनु सिंघवी हों, तमाम बड़े बड़े वकीलों ने जब ये केस दायर किया गया था तब ये कोर्ट में जाकर के ये प्ली कर रहे थे कि देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है राहुल गांधी का, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चोरी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यहाँ जुर्म बनता है और इसलिए अभी वो इस केस में बेल पे बाहर है। केस में दम नहीं होता तो यहाँ तक ये मामला नहीं पहुँचता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चूँकि ये लोग MP MLA हैं, इसलिए MP MLA कोर्ट वो टाइम बाउंड तरीके से सुनवाई भी होती है और फैसला भी बिल्कुल टाइम पे आता है। और इसलिए ये डे टू डे की सुनवाई जो शुरू हुई है, ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जी, खबरों के आखिर में बात तेजस्वी यादव की। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के उन आरोपों का जवाब दिया जिनमें उन्होंने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को आज शाम 5 बजे तक मुलाकात करने का वक्त दिया था ताकि वो अपने तथ्यों और शंकाओं को दूर कर सके। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से इस मुलाकात के लिए कोई भी पुष्टि नहीं की गई और ना ही कोई बयान आया। चुनाव आयोग हर शंका को दूर करने के लिए तैयार है, बशर्ते राजनीतिक दल आरोप लगाने के बजाय सीधे चुनाव आयोग से बात करें, ये भी कहा गया ईसी की तरफ से। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची के अपडेशन का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत किया जा रहा है और सभी आरोप निराधार हैं। बिहार चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट को लेकर जो हंगामा, लेकिन तेजस्वी यादव को बुलाया गया, वो नहीं गए। देखिए, हंगामा नहीं, ये घटिया किस्म की राजनीति है। आप क्या चाहते हो उस देश के अंदर में जो बांग्लादेशी हैं, जो इलीगल लोग हैं या दो जगह पे वोट डाल रहे हैं, इस तरीके से आप चुनाव करवाना चाहते हो? सिस्टम में पारदर्शिता आ रही है, सिस्टम में एक इसको कहिए कि सफाई हो रही है, आपको दिक्कत हो रहा है। आपने जो सवाल किए, इलेक्शन कमीशन ने कहा आइए 1 to 1 बात करते हैं, ठीक राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी को भी बुलाया गया था कि आइए बातचीत कीजिए, तो ये भाग गए विदेश। तब तो नहीं जाना होता है। पॉलिटिकल भाषण करना है, मीडिया में तमाशा करना है, सोशल मीडिया में तमाशा करना है और अपने पत्रकारों को जो इन्होंने पाल रखे हैं उन लोगों को इस तरह से सवाल और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान कैसे खड़ा किया जाए, कैसे डिलेजिटिमाइज किया जाए चीज़ों को, वो आपका काम हो गया है। तो अच्छा होता तेजस्वी यादव जाते वहाँ और पता नहीं इलेक्शन कमीशन जो बातें वो बताता वो उनके समझ में आता या नहीं आता, शायद इसलिए वो नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप आरोप लगाते हो तो इतनी हिम्मत भी रखनी चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत होकर के उन आरोपों को सीधा सीधा रखें। और मैं तो एक और चीज़ गुजारिश करूँगा, इस तरह के नेताओं को जब आप बुलाते हैं टाइम फिक्स कीजिए और उसका नेशनल लेवल पे उसका टेलीकास्ट होना चाहिए कि ये लोग आ नहीं रहे हैं तो भी खाली चेयर के साथ इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ हो, और नहीं आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कितने बड़े ये लोग सिर्फ आरोप लगा करके भागने वाले लोग हैं। और अगर वो आते हैं तो और भी अच्छी बात है। पूरे देश को ये जानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के सामने चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता हो या फिर राहुल गांधी हो, ये किस तरीके से बातें रखते हैं और क्या जवाब मिलता है, और जवाब मिलने के बाद इनके चेहरे का रिएक्शन किस तरीके का होता है, ये देश को जानना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।